नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। हर्ष सैनी के 21वें जन्मदिन पर स्थानीय ढाणा रोड स्थित पंचायती धर्मशाला में रविवार को महात्मा ज्योतिबा फुले स्पोर्ट्स एकेडमी एवं शिव शक्ति जन कल्याण सेवा ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान डॉक्टर मैंगचोग, डॉक्टर मंजीत इत्यादि ने 221 मरीजों की जांच करते हुए मुफ्त दवाइयां वितरित की। स्थानीय ढाणा रोड स्थित पंचायती धर्मशाला में महात्मा ज्योतिबा फुले स्पोर्ट्स एकेडमी एवं शिव शक्ति जन कल्याण सेवा ट्रस्ट द्वारा रविवार को एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 221 मरीजों के स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच कर उन्हें निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। वहीं शिविर में डॉक्टर मयंक चुक, डॉक्टर मंजीत, डॉक्टर मनदीप, डॉक्टर कविता ने मरीजों के स्वास्थ्य की निःशुल्क जाँच की। शिविर में बतौर मुख्य अतिथि पार्षद कविता यादव ने शिरकत की तो सानिध्य सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी आश्रम के बाबा कैलाशगिरी महाराज का रहा। इस मौके पर समाज सेवी सुरेश सैनी ने कहा कि समाज सेवा करने में जो खुशी व आनंद मिलता है वो जन्मदिन या अन्य कार्यक्रम में फिजूल खर्ची करने में नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि अपने बच्चों के जन्मदिन और अन्य खुशी के मौके पर इस तरह से समाज सेवा करने से बच्चों में भी अच्छे संस्कार और विचार पैदा होते हैं, जिससे बच्चे भी भविष्य में एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। ये हर्ष सैनी के जन्मदिन पर लगाया गया है और चेकअप कराओ। डॉक्टर आए हैं यहाँ पे बड़े बड़े, उनसे अपना इलाज कराओ आके फ्री में। सैनी का जन्मदिन है, उनके अवसर पर आज ये कैंप लगवाया गया है। आप आओ, यहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टर आए हैं और अपना इलाज करें। इससे क्या परिणाम? इससे ऐसा काम करना चाहिए जिससे लोगों को शिक्षा। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आज बच्चे के जन्मदिन के ऊपर? आज मेडिकल करके आज बहुत ही खुशी का दिन है। माननीय सुरेश जी के बेटे का बर्थडे है। उन्होंने हमें मौका दिया उनके एरिया में आने का, ढाणा रोड धर्मशाला में कैंप लगाने का। ये हमारा सौभाग्य है, लोगों की सेवा करने का मौका मिलता है। इस बार लोगों से संपर्क बनते हैं, लोगों से मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लोगों में बढ़ चढ़ के लोगों का तो क्या कहेंगे ऐसे? क्या शहर की सेवा, देखो सबसे बड़ी दुनिया में सेवा है मानवता की। इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है कि पीड़ित आदमी को हेल्प करना। बहुत शुभ काम है। हमारी कोशिश रहती है अस्पताल की हर हफ्ते में एक कैंप जरूर लगाते हैं। शहर हर कोने में हमारी कोशिश है हर एक को चिकित्सा सेवा सबको मिलनी चाहिए। पैसे के भाव से कोई पीछे ना रहे, हमारा यही एम रहता है। चूक हॉस्पिटल हमेशा इस चीज़ में आगे रहे और आगे रहेगा। सर छोटूराम न केवल किसानों, मजदूरों बल्कि शोषित समाज के कल्याण हेतु अपनी आवाज़ उठाते थे। यह कहना है जय सिंह वाल्मीकि का। शनिवार को जिले के गांव सिवाड़ा में हरियाणा सर्वोदय मंच द्वारा किसानों के मसीहा सर छोटूराम की जयंती धूमधाम से मनाई गई। उन्होंने बताया कि सर छोटूराम ने दूसरों की भलाई के लिए अपना जीवन लगा दिया। संबोधित करते हुए हरियाणा सर्वोदय मंच के संयोजक जय सिंह वाल्मीकि ने कहा कि समाज के उत्थान में सर छोटूराम का योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। छोटूराम ने न केवल देश के अन्नदाताओं के अधिकारों के लिए संघर्ष किया बल्कि वे मजदूरों, वंचितों और शोषितों की भी आवाज़ बने। उन्होंने कहा कि ऐसे महापुरुष समाज के लिए मार्गदर्शक होते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज उत्थान एवं भलाई में लगाया हो। जय सिंह ने बताया कि हरियाणा के रोहतक जिले के गढ़ी सांपड़ा गांव में सर छोटूराम का जन्म हुआ था। अंग्रेजों के शासन काल में उन्होंने किसानों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और इस वजह से ही किसान उन्हें अपना मसीहा मानते थे। वे तत्कालीन पंजाब राज्य में राजस्व मंत्री थे। भाखड़ा बांध बनाने में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। सर छोटूराम का 1945 में लाहौर में निधन हो गया था। जन सेवा और किसान कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले सर छोटूराम को उनके जयंती पर शत शत नमन है। आज गांव सिवाड़ा में किसानों के साथ मिलकर के हरियाणा सर्वोदय मंच ने दीनबंधु सर छोटूराम की जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई। दीनबंधु सर छोटूराम केवल किसानों के मसीहा नहीं थे बल्कि वो दबे कुचले, शोषित, वंचित सभी की आवाज़ थे। उन्होंने सदा ही दबे कुचलों को ऊपर उठने के लिए प्रयास किए। सर छोटूराम जी ने एक बात कही थी, ऐ भोले किसान तू मेरी दो बात ले मान, एक तो बोलना सीख ले और ले दुश्मन को पहचान। ये उन्होंने आह्वान किया था और इसी पर चलते हुए सभी ने सर छोटूराम को सदा याद करना चाहिए। उनके योगदान को हम भुला नहीं सकते। उनके योगदान के जरिए ही आज
शोषित वंचित समाज अपनी मुख्य धारा में आया हुआ है। अंडर 19 क्रिकेट टीम के सदस्य गर्व सांगवान ने बतौर बॉलर बेहतरीन प्रदर्शन करके बढ़ाया भिवानी का गौरव। वर्ल्ड कप क्रिकेट चैंपियनशिप में जीत दर्ज करके भारतीय टीम ने 5वीं बार वर्ल्ड कप पर अपना कब्जा जमाया। विजयी टीम को मुख्यमंत्री व भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी ने बधाई दी। अंडर 19 विश्व कप विजेता क्रिकेट टीम के खिलाड़ी गर्व सांगवान के पैतृक जिला भिवानी में चैंपियनशिप की जीत की खुशी के साथ बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। गर्व सांगवान के पिता अनिल सांगवान व माता विनीता सांगवान ने इस बारे में बताया कि यह भारतीय क्रिकेट इतिहास के लिए गौरव की बात है कि हरियाणा के 3 खिलाड़ी अंडर 19 भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा है, जिन्होंने इंग्लैंड को फाइनल मुकाबले में 189 रनों को 47.4 ओवर में बनाकर जीत दर्ज की। उन्होंने कहा कि गर्व सांगवान बचपन से ही क्रिकेट में रुचि रखता रहा है और निरंतर मेहनत के बल पर उसने यह सफलता प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि भविष्य में IPL और भारतीय टीम में गर्व भूमिका निभाएगा, ऐसी उन्हें उम्मीदें हैं। इसके लिए उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व चेयरमैन रणबीर सिंह महिंद्रा और BCCI के पूर्व कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी का धन्यवाद भी किया। गौरतलब है कि गर्व सांगवान BA प्रथम वर्ष का छात्र है। इनकी माता अध्यापिका और पिता अधिवक्ता हैं। वहीं इस बारे में गर्व के कोच दर्शन मिड्डा ने बताया कि गर्व सांगवान लंबे समय से भिवानी में उनके पास खेलता रहा है। उनकी इस उपलब्धि से पूरे हरियाणा को गर्व। लगभग 10-11 साल पहले मेरे पास खेलने आया था भीम स्टेडियम में, जब मैं एज ए कोच था। तो छोटा था उस टाइम भी, मैंने उसके अंदर टैलेंट देखी कि उसकी टेक्निक, उसकी बॉलिंग की, बैटिंग की उस टाइम बहुत अच्छी थी। तो ये था कि आने वाले टाइम में बहुत कुछ अच्छा करेगा। और बच्चे ने पहले अंडर 14 डिस्ट्रिक्ट खेला, उसके बाद स्टेट खेला, अंडर 16 हरियाणा भी खेल चुका है और अंडर 19 इस बार जो हमारी टीम विनू मांकड़ में इंडिया में फर्स्ट आई उसका भी मेंबर था। और उसके भी अलावा जो हमारे बोर्ड जो टूर्नामेंट कराए गए A से E ग्रुप तक, उसके अंदर हाईएस्ट विकेट टेकर था जो हमारे BCCI ने कराए थे। उसके आधार पर इसका सिलेक्शन हुआ इंडिया की टीम में और इसको खेलने का मौका मिला। और इसके लिए मैं मेन श्रेय देना चाहूँगा हमारी हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन को, श्री रणबीर सिंह महिंद्रा जी को, अनिरुद्ध चौधरी को, कि उनके कारण ये बच्चा आज इंडिया की टीम में खेला। और आने वाले टाइम में मैं उम्मीद करता हूं ये बच्चा IPL में और इंडिया की सीनियर टीम के अंदर खेलेगा। बहुत अच्छा टैलेंट है बच्चे में। 4 खिलाड़ी इस प्रकार से गए, क्या कहेंगे उसको? हरियाणा के 3 खिलाड़ी इस बार इसकी इंडिया की टीम में थे। अंडर 19 में पहले एशिया कप में गई थी जो कि UAE में हुआ था। उसके बाद ये टीम वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ गई। इसके अंदर 3 खिलाड़ी हैं, तीनों हरियाणा के बच्चे हैं। और हमारी हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन के अंतर्गत ये तीनों बच्चे खेलते हैं। निशांत संधू, साना जो हमारा विकेट कीपर है, और ये गर्व सांगवान। और गर्व सांगवान ने, मैं कहता हूँ, बहुत अच्छी बॉलिंग की है। उसने अंदर जो हमारा जो एज ग्रुप से E ग्रुप तक, इंडिया A से E तक खेली थी, उसके अंदर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, 12 विकेट ली थी। उसके आधार पर अच्छा सिलेक्शन हुआ था। सरकार तो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा करेगा। सरकार ने क्या घोषणा की है? सरकार की इसके अंदर क्या है, एसोसिएशन का जो हमारा होता है, एसोसिएशन ही पूरी हेल्प करती है। टोटल एसोसिएशन ही हमारा ग्राउंड उपलब्ध करवा रखा है मेरे यहाँ। तो हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन के सभी बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, सारा खर्चा एसोसिएशन करती है। इसको जितना भी ड्रेस है, किट है और जितनी फैसिलिटी हैं, प्रैक्टिस की फैसिलिटीज़ हैं, कोचेज की फैसिलिटी है, हमारे हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन की, जो हमारे अनिरुद्ध चौधरी जी हैं जो BCCI के ट्रेजरर रहे हैं, रणबीर महिंद्रा जी हैं जो BCCI के प्रेसिडेंट रहे हैं, उनकी बदौलत भिवानी की क्रिकेट, मैं कहूँगा जब से मैं 32 साल तो मेरे को क्रिकेट खिलाते होंगे, तो जितने भी बच्चे हमारे निकले हैं ड्यू टू दैट, उनके कारण ये बच्चे आगे आ पाए। 40 लाख रुपये की घोषणा की है कि पर प्लेयर को मिलेंगे, जो हमारे प्लेइंग 11 थी और जो हमारे 15-20 खिलाड़ी थे। उसके अलावा स्पोर्टिंग स्टाफ को 25-25 लाख दिए जा रहे हैं। BCCI 40 लाख देगी, उसके अलावा हमारी एसोसिएशन भी कुछ ना कुछ इस बच्चे को देगी आने वाले टाइम और अच्छा कर सकता। नाम अनिल सांगवान है, मैं गर्व सांगवान का फादर हूँ। तो सर क्या कहेंगे, आपका बच्चे ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, इंडिया की टीम में वर्ल्ड कप जीता है, तो कितना गर्व महसूस हो रहा है? ये तो बहुत गर्व की बात है। इंडिया टीम में खेलना जाना ही बहुत बड़ी गर्व की बात है, और वर्ल्ड कप जीतना तो क्या आगे क्या उम्मीद नजर आता है आपको? उम्मीद करते हैं कि और अच्छा करेगा और मेहनत करेगा। किस तरह की मेहनत आपने की है अब तक, जिस प्रकार से गर्व अंडर 19 में वेस्ट इंडीज़ में पहुंचा और इंग्लैंड को हरा करके आज वो जो है उन्होंने पूरे भारत का नाम रोशन किया। हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री, मेहनत तो पूरी फैमिली ने की है, लेकिन लड़के की मेहनत सबसे ज़्यादा थी। कोचिज़ की बहुत इसमें वो था, और एसोसिएशन का बहुत बड़ा हाथ है। एसोसिएशन ने बहुत सपोर्ट किया। तो क्या खासियत लगी उन्होंने, किस टाइम उठते थे, कितनी लगन थी खेल के प्रति? नहीं, वो अपने आप ही करता था, सुबह जाना आना, जो भी प्रैक्टिस करना, और फिर
कोचों का सहयोग था उसके साथ। सांगवान साहब, क्रिकेट बताते कि बहुत महंगा खेल है, आम आदमी खेल नहीं पाता, तो कितना खर्चा इसमें आता है, कितना आपको क्या उम्मीदें थी कि इतना खर्च करने के बाद बेटा कहीं नहीं, वो स्टार्टिंग में तो कुछ लगता है छोटा मोटा, फिर एसोसिएशन काफ़ी सपोर्ट कर देती है। मैं विनीता सांगवान, गर्व की मदर। गर्व पे आज हमें बहुत गर्व है, गर्व महसूस हो रहा है। और शुरू से ही उसको क्रिकेट के प्रति बहुत लगाव रहा है, बहुत ही हार्ड वर्किंग था। कभी भी मुझे उसको जगाने की या क्रिकेट के लिए प्रैक्टिस के लिए जाने की बोलने की ज़रूरत नहीं हुई। हमेशा वो अपना खुद ही किया है उसने, और बहुत ही मेहनती है वो। और मैं चाहूँगी आगे भी वो ऐसे ही मेहनत करता रहे। और बट जैसे 9th क्लास में आया तो उसका फोकस पूरा मतलब क्रिकेट पे ही था, तो पढ़ाई फिर सेकेंडरी होता गया धीरे धीरे, और क्रिकेट पे मेन फोकस रहा है। और वैसे वो इंटेलिजेंट है स्टार्टिंग से ही। मुझे बहुत खुशी हो रही है, और ये हमारा सपना था कि घर वर्ल्ड कप खेले, और ये आज उसने सच कर दिखाया। और मैं चाहती हूँ कि आगे वो और अच्छा करे। हम गर्व के ताऊ जी और ताई जी हैं। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे इस उपलब्धि पर, कितना आपको खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा। उम्मीद तो थी उससे बहुत ज़्यादा करेगा, आगे और भी बहुत ज़्यादा अच्छा करेगा वो, उससे बहुत उम्मीदें हैं, सबको ही उम्मीदें हैं। अब तो जो उसको नहीं जानते थे उनको भी उम्मीदें हो गई उनसे। तो क्या मानेंगे, दूसरे बच्चे हैं, बेटे हैं, उनके लिए कितनी प्रेरणा होगी, वो कितने आगे बढ़ पाएंगे? हाँ, परिवार के क्या, अब तो सब जो भी क्रिकेट से थोड़ा बहुत भी अटैचमेंट था जिनका या कोशिश कर रहे थे, वो आगे और ज़्यादा कोशिश करेंगे। घर को देख के सबको अच्छा लगा। हाँ, सबको अच्छी कोशिश करेंगे। रविवार को स्थानीय दादरी गेट पर स्थित बाबा नथुनाथ मंदिर में SC-BC से संबंधित संगठनों द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता मास्टर रण सिंह सभरवाल ने की। इस अवसर पर मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र तंवर ने नगर परिषद भिवानी में पार्षद चुनाव के दौरान अनुसूचित जाति की सीटें घटाने पर रोष व्यक्त किया। बैठक को संबोधित करते हुए अपना समाज मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र तंवर ने कहा कि पिछली बार भिवानी नगर परिषद के चेयरमैन की सीट SC महिला के लिए आरक्षित थी, लेकिन भिवानी के कुछ लोगों ने सरकार पर दबाव डालकर उसको जनरल कैटेगरी में बदलवा दिया, और इस बार SC समाज की जहां 6 सीट आरक्षित थी उसे भी घटाकर 5 कर दिया गया। हर बार इस समाज के साथ अन्याय होता आ रहा है। इसी अन्याय का मुकाबला करने के लिए ये फैसला लिया गया कि आगामी नगर परिषद के चेयरमैन के चुनाव में SC-BC वर्ग के लोग एक साझा उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। उन्होंने कहा कि भिवानी शहर में करीबन 1,67,000 मतदाता हैं, जिसमें से 65,000 मतदाता BC वर्ग के हैं तथा 42,500 मतदाता SC वर्ग के हैं। ये कुल मिलाकर 1,07,500 वोट बनते हैं, जबकि स्वर्ण समाज के सिर्फ 60,000 वोट हैं। इसलिए इस बार चुनाव में एकत्रित होकर एक ही उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाएगा तथा इस बारे में अगली मीटिंग 27 फरवरी को दिनोद गेट स्थित श्री चेतराम प्रजापति धर्मशाला में बुलाई गई है। उससे पहले सभी प्रत्येक वार्ड में जाकर लोगों को जागरूक करने का काम करें। आज यही बात हुई है कि जो नगर परिषद के चेयरमैन का चुनाव आने वाले समय में होने जा रहा है, उसमें SC और BC का समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है कि भाई क्यों न हमारे समाज द्वारा एक उम्मीदवार उतारा जाए और हम इकट्ठे होके पंचायती तौर पर उस उम्मीदवार को समर्थन दें और उस उम्मीदवार को जिता के हम लेके आए, ताकि एक मैसेज आए कि ये समाज संगठित है। क्योंकि हमने देखा है कि आज तक चाहे विधानसभा का चुनाव हो और चाहे ये नगर परिषद का आने वाला चुनाव है, इसमें जो टिकट दिए जाएंगे वो पार्टी द्वारा दिए जाएंगे, वो SC और BC के आदमी को कोई टिकट नहीं देगा। तो इसलिए हमने फैसला लिया है कि वो उम्मीदवार हमारा पंचायती उम्मीदवार हो और हम इकट्ठे होकर इसको वोट दें और उसको जिता के लेके आएँ, ये हम चाहते हैं। 5 सीटें कम की गई हैं, सीटें बताइए आप। हाँ, ये पिछली बार से पहले SC की 5 सीटें थी और पिछली बार से ये 6 सीटें बनी थी, लेकिन इस बार मैंने देखने में आया है कि 6ठी सीट जो आ रही थी वो कोई मुख्यमंत्री के नज़दीकी व्यक्ति हैं, कोई वार्ड नंबर 8 पड़ता है, वो सीट रिजर्व आने जा रही थी और उन्होंने सीट को अनरिजर्व कर दिया, आरक्षित नहीं रखा और 5 सीटें कर दी हैं, जिसके विरोध में हम सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी करेंगे और सरकार को चेताना चाहते हैं कि या तो वो 6 सीट दोबारा की जाएं,
अन्यथा हम सरकार के खिलाफ मुहिम चलाएंगे और समाज को इकट्ठा करके और सरकार के प्रति लोगों को बताएंगे ये सरकार हमारे खिलाफ है। जिससे कि आज जो सांझा परिवार का जो मीटिंग का आयोजन किया गया, यह है नथुदास मंदिर हनुमानगढ़ चौक पर किया गया है और इसमें सभी समाज के बुद्धिजीवी लोग एकत्रित हुए हैं। आज इस मीटिंग का जो मेन एजेंडा था वो मुख्य रूप से यह था कि जो आने वाले जो नगर निगम के चुनाव हैं, जो एमसी के चुनाव है, चेयरमैन के चुनाव हैं, उसमें एससी-बीसी परिवार के संयुक्त परिवार के सदस्य उसमें उठाने के लिए और चेयरमैनी के लिए उठाने के लिए इस विषय में आज सभी लोग इकट्ठा हुए। बीते 5 वर्षों के दौरान वार्ड नंबर 8 के पार्षद हर्ष डुडेजा ने अपने वार्ड में किए गए विकास कार्यों के बारे में विस्तार से व्याख्या की। उन्होंने बताया कि न्यूनतम संसाधनों के बावजूद उन्होंने अधिक से अधिक कार्य अपने कार्यकाल में करने का प्रयास किया है। तो आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी उनके विकास कार्यों की कहानी। भिवानी में 8 तारीख को नगर परिषद की जो कार्यकारिणी है वो भंग हो जाएगी। पिछले 5 साल का इतिहास जो इन काम किए हैं पार्षदों ने, आज हम वार्ड नंबर 8 के पार्षद हर्षदीप डुडेजा जी से बात करेंगे। पिछले 5 साल में उनका कार्यकाल किस प्रकार रहा है, किस प्रकार उन्होंने वार्ड का विकास कराया, क्या कमियां रही हैं, इन सब को लेकर आज हम हर्षदीप डुडेजा जी से बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे पिछले 5 साल के कार्यकाल? नमस्कार अंकित जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं आपका, आप यहाँ पहुँचे। भिवानी हलचल टीम का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं बताना चाहूँगा 8 जनवरी 2017 को जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर वार्ड नंबर 8 का पार्षद बनाया था और लगातार मैं वार्ड नंबर 8 की सेवा करता आ रहा हूँ। इस कार्यकाल में सबसे ज़रूरी था कि मेरे वार्ड में जो गलियाँ थी वो काफ़ी जर्जर हालत में थी। 90% यानी कि गलियाँ पक्की हो चुकी हैं। 2-3 गली हैं जिनका सुधार होना बाकी है, उसका टेंडर लग चुके हैं और टेंडर खुल भी चुका है। 2-3 दिन के अंदर उसका काम भी शुरू हो जाएगा। वो ऐसी हालत नहीं थी कि ख़राब हालत हो, पर थोड़ा नीचा हो गया था गली का लेवल, उसको ऊंचा कराने के लिए टेंडर लगवाए थे। और अभी हाल ही में पिछले भी 5 सालों से मैं वार्ड में लाइटें लगवाता आ रहा हूँ। अभी हाल ही में लगभग 400 लाइटें नई डी प्लान के माध्यम से मैंने सरकार से मांगी थी। उन्होंने मेरे को वार्ड नंबर 8 के लिए स्पेशल लाइटें दी हैं। पहले भी वार्ड नंबर 9 में, वार्ड नंबर 10 में लाइटें डी प्लान से लगी थी। अब जब मेरा एरिया एक्सटेंड हो गया, चेंज हो गया वार्ड नंबर 8 का, पिछला और अगला एरिया दोनों मिला के मैंने 400 लाइटें लगभग लग चुकी हैं और लाइटें लग भी रही हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, किसी भी भाई को लगता है वार्ड नंबर 8 में लाइट नहीं पहुँची, लाइट नहीं लगी है, तो वहाँ तक लाइट हम पहुँचाएँगे। मेरे मोबाइल नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करें 9896303000 पे। जहाँ लाइट की ज़रूरत होगी मैं 24 घंटे के अंदर लाइट लगवाऊँगा। तीसरी उपलब्धि हमने वार्ड नंबर 8 में करी डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की, जो कि ऑटो के माध्यम से डेली वार्ड में कूड़ा उठाने के लिए टेम्पो जाता है। और अभी हाल ही में नए टेम्पो भी हमारे नगर परिषद में आए हैं 15 और। थोड़ी बहुत दिक्कत होती थी, वार्ड बहुत बड़ा होता था तो पूरा दिन में कवर होता, शाम तक दिक्कत रहती थी। अब 15 और आगे हैं तो आप देखेंगे कि किस तरह सफाई में मदद मिलेगी, डोर टू डोर कलेक्शन उठाने में मदद मिलेगी। हमारा वार्ड 36 बिरादरी का वार्ड है, हर जाति के यहाँ पे समीकरण है। हमारा 36 बिरादरी से भाईचारा है, प्रेम है और कोशिश रहती है कि हम टाइम टू टाइम पर बिरादरी को लेकर, समाज को साथ लेकर, अकेला पार्षद कुछ नहीं कर सकता, समाज को पूरा 36 बिरादरी को साथ लेकर जो भी समस्याएं हों बैठ के चर्चा करके उसका समाधान करें। अभी हाल ही में एक रविदास मंदिर रोड पे आपने देखा हो, पार्क निर्माण के लिए मैंने एप्लीकेशन लगाई थी डीएमसी साहब को, उन्होंने मंजूरी दी उसकी, जो कि पिछले 35-40 सालों से एक नगर परिषद का शौचालय हुआ करता वहाँ पे। तो हमने रिक्वेस्ट करी कि शौचालय की ज़रूरत अब नहीं है, आज के टाइम में पब्लिक का हर घर में शौचालय बना चुकी है। मोदी सरकार ने घर घर शौचालय बना दिया है। तो वो जंजर हालत में था कि इसको तोड़कर नया कोई एक पार्क का निर्माण किया जाए, स्वच्छ पार्क हो, अच्छे फूल हों, अच्छी घास हो, अच्छे झूले हों जहाँ बच्चे बैठे, बुजुर्ग बैठे। पर अब टेंडर भी शुरू हो गया था, काम भी शुरू हो गया था। कुछ वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उन द्वारा कुछ पेपर पेश किए गए कि ये प्रॉपर्टी हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी, इसमें से कुछ हिस्सा। तो अब स्थानीय जो पब्लिक है, देखो रह रहे हैं 40 सालों से, उनका कहना है कि ये चीज़ें नहीं हैं ऐसी। तो हमने रिक्वेस्ट की थी डीसी साहब से मिलकर कि अगर उनके पेपर चेक कीजिए, अगर उनकी है तो उनको छोड़ के बाकी जगह पे हम पार्क का निर्माण कराते हैं, अगर नहीं है
तो आप उनको मनाइए, उनको समझाइए कि ये शहर के हित के लिए कार्य है, वार्ड के हित के लिए कार्य है और वार्डवासी यहाँ पे सभी 36 बिरादरी के बैठेंगे। वो डीसी साहब ने आश्वासन दिया है, जल्द ही उसकी कागज़ चेक करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। और सबसे बड़ा वार्ड नंबर 8 में हमने प्रधानमंत्री आवास योजना से लगभग 337 लोगों को 2.5 लाख रुपए का लाभ प्राप्त करने के लिए मैंने उनकी काफ़ी मदद की है। जो काफ़ी गरीब हालत में लोग थे, जिनकी मकान की हालत काफ़ी ख़राब थी, छत गिरने को थी और दयनीय हालत थी, उनका मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान पास करा के 2.5 लाख रुपए उनको तक पहुँचाए हैं। कुछ लोगों की किस्तें आने भी बाकी हैं, मोस्टली 90% लोगों की किस्तें आ चुकी हैं। आप जाके सर्वे करेंगे कि मैंने उनकी किस मामले में कितनी मदद की है और प्रधानमंत्री आवास योजना में उनका 1 रुपए भी कहीं खर्च नहीं होने दिया। और अगली उपलब्धि हमारे वार्ड की है कि जितने भी वार्ड के अंदर श्रम कार्ड बनवाने थे, हमने डोर टू डोर उनकी हेल्प करी, फैमिली आईडी के लिए, श्रम कार्ड के लिए, कि सरकार इतनी योजनाएं गरीब लोगों के लिए देती है, उन तक पहुँचे, उन तक हर एक सुविधा हम पहुँचा सकें। अभी हाल ही में सुभाष चंद्र बोस की जयंती के लिए हमारे बीच पहुँचे थे हरियाणा सरकार कृषि मंत्री जेपी दलाल जी। एमसी कॉलोनी पार्क में सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई थी, तो उन्होंने भी हमें 21 लाख रुपए का योगदान दे के मदद की है कि यहाँ पे एक सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई जाए। जब पार्क के अंदर लगाओ, जब पार्क के बाहर सामने जो ग्राउंड है या बावड़ी गेट पे, जहाँ आपका मन करे, एक संगठन बना के सुभाष चंद्र बोस जी का, और इस योजना को आप आगे लेके जाओ। आप देखेंगे वार्ड नंबर 8 में धानक समाज के लिए एमपी साहब ने ग्रांट दी, शिव धर्मशाला बन रही है, गुज्जर समाज के लिए ग्रांट दी। आप देखेंगे रविदास मंदिर के लिए, सैनी समाज के लिए, सैनी समाज के पास अच्छा एक भव्य धर्मशाला निर्माण की जा रही है। और डोबी तालाब जो कि काफ़ी खाली था और ख़राब हालत में था, अब वहाँ काम चल रहा है। ठेकेदार को भी बताया गया कि यहाँ पे एक सौंदर्यीकरण झील का निर्माण किया जाएगा और एक पार्क का निर्माण किया जाएगा। पिछले 2.5-3 सालों से आप देख रहे हैं, कोरोना काल में काफ़ी काम रुक गए थे, विकास की गति रुक गई थी, क्यों लोग कोरोना में बहुत भयभीत हो गए थे। हर घर में कोई ना कोई कोरोना से ग्रस्त हुआ, किसी की फैमिली में किसी की डेथ हुई, बड़ा दुख देखा। पर वार्ड नंबर 8 में 36 बिरादरी ने भाईचारा बनाकर पूरे वार्ड को इकट्ठा करके रखा और कोई भी परेशानी किसी को लगी, ऑक्सीजन से लेकर, कंसंट्रेटर से लेकर, मास्क की, सैनिटाइज़र की, या कुछ भी खाने पीने की, कुछ भी व्यवस्था उनको लगी कि यहाँ पे नहीं है, तो हम 36 बिरादरी ने मिलकर उस वार्ड में उस दुखी आदमी की मदद की है कि कोरोना काल में हर घर तक हम भोजन पहुँचा सकें और ऑक्सीजन पहुँचा सकें। ये 36 बिरादरी ने मिलकर वार्ड वासियों ने मदद की हमारी। कहीं न कहीं वार्ड में सीवर व्यवस्था को लेकर, पानी की समस्या, जल भराव को लेकर 1-2 समस्याएँ देखने को मिली थी, तो उसका सर क्या सॉल्यूशन रहा? एमपी साहब के साथ भी बैठकें की गई थी, तो उसमें आपने क्या आगे के लिए उसमें रहेगा? देखिए, पीने के पानी की समस्या थी पहले, वो पीने के पानी की समस्या दूर होगी। वार्ड में कहीं भी आज पीने की पानी की दिक्कत नहीं है। गंदे पानी की सप्लाई होती थी, कहीं न कहीं पुरानी लाइनें, कनेक्शन पुराने होने के कारण मिक्स हो जाता था पानी, वो सारी मैंने रिपेयर करा दी है, बिल्कुल ठीक है। रही सीवर की व्यवस्था, मैं आपको बताना चाहूँगा, वार्ड नंबर 8 में सीवर की व्यवस्था कहीं ख़राब नहीं है। वार्ड नंबर 8 के बाहर बावड़ी गेट से जो मेन सर्कुलर रोड है, उसकी लाइन पिछले मैं मानता हूँ 10 सालों से डेड थी। बावड़ी गेट से लेकर प्रणामी आश्रम तक हमने एससी साहब से मिलकर नया टेंडर लगा कर नई लाइन जुड़वा दी है, बावड़ी गेट से, जो कि लगभग प्रणामी आश्रम तक की। और दादरी गेट से लेकर हनुमान गेट तक की लाइन का कभी शील्ड का टेंडर नहीं लगा था, वो शील्ड का भी टेंडर लग चुका है और उसकी आप देखोगे रात को पब्लिक हेल्थ द्वारा बड़ी मशीनें लगाकर सफाई भी करा दी चुकी है। अब आने वाले टाइम में मैं मानता हूँ कि कुछ एरिया की सफाई बाकी है, ये चल रहा है काम। अगली बारिश में आप देखेंगे कि कहीं भी पानी की निकासी की समस्या नहीं रहेगी। और अभी जल्द ही जो हमारे स्थानीय वहाँ के वार्ड नंबर 8 के बड़े पत्रकार हैं, वरिष्ठ अजय मल्होत्रा जी, उनसे मिलकर देवराज मेहता जी, अशोक यादव जी, जो वहाँ पे बुद्धिजीवी सीनियर बैठे हैं, उन सब से मीटिंग करके हम एक प्रस्ताव पास करा रहे हैं कि बावड़ी गेट सर एमसी कॉलोनी रोड होता हुआ सब्जी मंडी के पीछे एक डिस्पोजल नया बनाया जाएगा, जिससे कि इस एरिया का पानी बरसात का और सीवर का हम कुछ डिवाइड कर देंगे और उसको हम कदम हॉस्पिटल के थ्रू, जहाँ से लैंड डाली गई है, सारी निकासी वहाँ से कराएंगे।
ये था इनका आगे के आने वाली जो वार्ड में जो कमियां रही हैं उनको दूर करने का। एक इनका विवाद चला हुआ है, एससी समाज का कहीं ना कहीं नाम लिया जाता है कि हर्षदीप डुडेजा की वजह से सीटें 6 से 5 होगी। तो उन पे आपका क्या कहना है सर? कब तक, क्या उसमें टेक्निकल पॉइंट रहा है, क्या कमियां रही हैं? देखिए, पीछे लगातार कुछ दिनों से मैं भी देख रहा हूँ अखबारों में, टीवी चैनल्स में, कि हर जगह ये बात की जा रही है कि वार्ड एससी बिरादरी के 6 थे जो कि घटाकर 5 कर दिए गए। मैं बताना चाहूँगा कि जिस दिन ये ड्रा हुआ था, उस दिन चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, यहाँ के मौजूदा पार्षद, काफ़ी संख्या में वहाँ पे हम मौजूद थे। हमारे सामने ही जो वहाँ के डायरेक्टर थे, उन्होंने ड्रा भी निकाला, उन्होंने समझाया। देखो, ये उन द्वारा कमी है क्या यहाँ से जो नगर परिषद ने जो वार्ड बंदी का ठेका दिया था, उसके द्वारा कमी है। मैं चाहूँगा कि सरकार इसका जल्द से जल्द निपारण करे कि अगर वार्ड 6 बनते हैं, 7 बनते हैं, हम ऐसे भाइयों के साथ हैं। जहाँ भी जो भी ऐसी वार्ड बनना है, चाहे वो 8 बने, चाहे वो 15 बने। क्यों 15 नंबर वार्ड, जो कि एक ऐसी वार्ड था, उसमें छेड़खानी की कुछ ब्लॉकों की। फाटक पार के कुछ ब्लॉक वार्ड नंबर 15 में थे, उसको उठा के वार्ड नंबर 17 में जोड़ा गया। मैं आपको बताना चाहूँगा, 2 मिनट लगेंगे। हमारी जो वार्ड बंदी अखबार में पब्लिश हुई थी, जो कि एक लेटर भेजा गया था एसडीएम ऑफिस से कि अगर आपको वार्ड बंदी में कुछ भी चेंजिंग करानी है, आप संतुष्ट नहीं है आम पब्लिक के लिए, उसकी आखिरी डेट थी 23 अक्टूबर, कि 23 अक्टूबर तक आप एसडीएम ऑफिस में आप मिल सकते हैं, आपको वार्ड बंदी में कुछ भी कमी लग कर रही है या लग रही है खामी है कोई। पर हमने देखा कि 9 नवंबर को लेटर आता है कि वार्ड नंबर 15 और वार्ड नंबर 16 और वार्ड नंबर 17 के कुछ ब्लॉक हटाकर इसमें कुछ चेंजिंग की जाए। कि जब लास्ट डेट ही 23 अक्टूबर थी, तो वार्ड नंबर 15 को क्यों छेड़ा गया? जबकि एससी वार्ड नंबर 15 था। उसके कुछ ब्लॉक निकाल कर वार्ड नंबर 17 फाटक पार्क क्यों डाले गए? वार्ड नंबर 17 में जो ब्लॉक 5 डाले गए हैं वार्ड नंबर 15 के, आप देखेंगे कि उनका रास्ता ही नहीं है उन पब्लिक का। वार्ड नंबर 17 में कहाँ जाएँगे? 3 किलोमीटर का दायरा इनका दूर कर दिया। वार्ड नंबर 15 का जो व्यक्ति वोट डालने जाएगा, इतनी दूर जाएगा। दूसरा, कुछ काम होगा एमसी से तो कैसे कराएगा? ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, जो मैंने भी आवाज़ उठाई थी कि इसको ठीक किया जाए। अब ऐसे भाइयों के साथ जो ज़्यादती हुई है, मैं उनके साथ हूँ लगातार, मैं कहता आ रहा हूँ। जैसे मुझे पता चलता कि वार्ड नंबर 8 जनरल हो रहा है, उससे पहले सुनने में आया था सूत्रों से कि एससी होएगा। तब मैंने मौजूदा खुद जो एससी भाई थे, उनसे कहा था कि आप जो भी इस वार्ड से लड़ना चाहेंगे, मैं आपका पूरी मदद करूँगा तन, मन, धन से। पर अब ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, किस कारण से हुआ? अब ये देखो, कोई ना कोई जो विरोधी होते हैं, वो किसी न किसी का तो नाम लेंगे ही। उन्होंने एक इश्यू बना रखा है कि किसी मौजूदा पार्षद ने एक्स मिनिस्टर से मिलकर ऐसे करा लिया। अगर ऐसे होता, तो फिर तो देखो कोई कुछ भी करा लेता। ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती कि सर्वे से कोई छेड़खानी करे या जो पॉपुलेशन उससे कोई छेड़खानी करे। ये यहाँ से जिसने ठेका लिया था सर्वे का, वार्ड बंदी का, ये उससे पूछा जाए कि आपने इसका वार्ड बंदी कैसे की है? उसका रिकॉर्ड चेक किया जाए। अगर 7 बनते हैं एससी बिरादरी के, तो हम उनके साथ हैं। सरकार से ये हम अपील करते हैं कि इसकी छानबीन की जाए, जो भी शरारती तत्व है उसको सज़ा दी जाए, चाहे वो कोई भी हो। इवन चाहे मैं भी हूँ, अगर मेरे बारे में भी लोग सोच रहे हैं कि मैंने किया है, तो मुझे भी सज़ा मिलनी चाहिए। आप इसकी पूरी छानबीन करें, जो भी शरारती तत्व है, चाहे वो वार्डबंदी में जिसने भी छेड़खानी करी है, छोटे से लेवल से आगे लेवल तक, आप देखेंगे 4 बार वार्डबंदी कैंसिल होती किस स्टेज पे पहुँची। पहली वार्डबंदी में आप देखेंगे मेरा एरिया क्या डाला गया था, वार्ड नंबर 8 का। सारा एरिया वार्ड नंबर 28 में डाला गया था, जो कि अभी मौजूदा पार्षद का आसमस था। सारा एरिया उठा के उसके वार्ड में डाल दिया, फिर चेंज करा दूसरी बार, फिर कमेटी मोहल्ला डाल दिया उसके वार्ड में, फिर चेंज करा, फिर कमेटी मोहल्ला वापस डाला। अरे बार-बार वार्डबंदी चेंज 4 बार क्यों हुई? उस ठेकेदार से सवाल करना चाहिए कि आपने वार्डबंदी कैसे की? वार्डबंदी होती है तो डोर टू डोर वार्डबंदी की जाती है, एक निशान लगाया जाता है घर की चौखट पे कि ये घर आज चेक कर लिया, इस घर में कितने वोट हैं, कितनी जनसंख्या है, किस बिरादरी के हैं। मैंने नहीं देखा कोई भी वार्डबंदी करने के लिए डोर टू डोर घूमा है। मैं सरकार से यही अपील करता हूँ कि इस वार्डबंदी के तहत जाकर तसल्ली की जाए और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये थे वार्ड नंबर 8 के पार्षद हर्षदीप जी। अगर शहर में कोई भी समस्या है या वार्ड नंबर 8 में आपको कोई भी समस्या लग रही है, तो आप हमें बताइए, हम आपकी समस्या को हमारे टीवी चैनल पर दिखाएंगे और पार्षद तक और संबंधित अधिकारियों तक लेकर जाएंगे। आपकी समस्या को समझाने का और सुलझाने का प्रयास करेंगे।
ज़्यादा जानकारी के लिए, इसी प्रकार की खबरों के लिए भिवानी हलचल को देखते रहें। रोहतक रोड पर स्थित हुन्नामुल प्याऊ के नज़दीक बैंक कॉलोनी वासियों ने कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं को लेकर सरकार के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि बैंक कॉलोनी के हालात गांव की स्थिति से भी बदतर हो चुके हैं। पानी, बिजली व सड़क इत्यादि की समस्याओं के बारे में अनेकों बार वो अधिकारियों को सूचित भी कर चुके हैं, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि इतना गंदा पानी आ रहा है कि न तो इसे वो पी सकते हैं और न ही नहाने और अन्य कामों में लिया जा सकता है। सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। बारिश के समय में कोई भी साधन यहाँ से नहीं निकल सकता। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कई बार तो जो बाहर से मिलने के लिए उनके अतिथिगण आते हैं, उनके व्हीकल्स इन गड्ढों में फंस जाते हैं और कई लोगों को तो यहाँ चोट भी लग चुकी है। इस इलाके का हाल गांव से भी बुरा हाल है, इसकी कोई भी सुध नहीं ले रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि वोट मांगने के समय तो यहाँ सभी आते हैं, लेकिन काम के समय पर कोई नहीं आता। यहाँ तक कि बिजली की लाइन भी लंबे समय से खराब पड़ी है और मेन रोड से खंबे के तार से लोग अपने घर तक बिजली लेकर आते हैं। इसलिए उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। परेशानी भाई हम मन में बसे हो गया और 15 साल में तो पानी हो रहा है। और ये सड़क बनाई थी पिछली 1 जनवरी से, और सड़क कहाँ खड़ा खोद की चलेगा। और हर रोजाना के तो एक आदि कोई गाँव में रहे, कोई खागड़ में रहे, 2-3 बूढ़ा आदमी कहेंगे गोड्डा भी टूट गया। रात में एक कोई रिश्तेदार आया था बेचारा, वो रिश्तेदार का हमारा पड़ोसियों को वो एक खड्डा में पड़ गया रात में, फिर वो सर्दी में मरे, तड़के अस्पताल में ले जाके उनको इलाज करवाए। हो इतनी परेशानी है। हम तो भाई न तो भारत का न पाकिस्तान का मत कोई सुना ही को नहीं देश में, क्या करेंगे। और हम विधायक कन जा लिया, DC साहब कन जा लिया, PWD आला ने भाई नगर पालिका आला ने सब कन जा लिया। किराया भाड़ो लावा, हाँ गरीब आदमी मजदूर से हमारी कॉलोनी में 90% मजदूर आदमी ही रहे, वह मजदूरी करे हैं। तो बेचारा आपकी मजदूरी छोड़ छोड़ के ने और धक्का खा हैं। और शाम ना आज उन्हें न तो रोटियाँ पानी रोटियाँ खाना पानी मिले और न नहाना पानी मिले। हमने मेन एक तो जो गलियां हैं इनकी दिक्कत है, सीवरेज की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, गंदा पानी आता है, न यहाँ पर कोई सुविधा है, न कोई मतलब किस कारण ये सरकार क्या क्या कर रही है। क्या वोट चाहिए और कुछ नहीं, सुविधा नहीं चाहिए। हमें तो ये सुविधा मिल जाए, हमने कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी शिकायत हर जगह कर ली हमने, जा करके लेडीज़ भी बेचारी साथ जाती हैं, हम खुद साथ जाते हैं, कोई सुनाई नहीं करता। चाहे MC हो और चाहे वो मंत्री हो और चाहे वो विधायक हो, कोई सुनाई नहीं कर रहे। हम ये कहना चाहते हैं, हमारी गली में आके आप देखो, वोट मांगने के लिए तो सब तैयार हो जाते हैं ताकि ये करो ये करो। और पानी के खड्डे एरिए देखो, सीवर कितना गंदा पानी, डांगर भी पानी नहीं पी रही यहाँ पर। सारी डोरी डारी सब नीचे लटक रही है। सब लड़कियां भी, बहुआ भी, बेटियां, बुढ़ियां सबको इकट्ठे करके ले जाते हैं, वहाँ पर जाके एप्लीकेशन लगा देते हैं। कोई सुनाई नहीं हमारी। यहाँ पर MC भी आ जाता है, यहाँ पर सबके में देख के जाते हैं, MLA भी आके चला जाता है। किसी बात की हमारी कोई प्रकार की सुनाई नहीं है। सब सीवर का पानी, गंदा पानी कौन पिएगा। आप इतनी बड़ी कुर्सियाँ पे बैठे हो तो ये समाधान तो कर लो। पानी की दिक्कत हो रही है, सीवरें की, गलियाँ की बहुत दिक्कत हो रही है। कुछ भी को नहीं आ रहा है, हमें मर जाना ना तो सीढ़े है पानी आया है, कुछ भी को नहीं आ रहा है, हमें परेशान हो रही है। कितने दिन से परेशान? एक साल हो गया, पानी तो आंदा नहीं। मंडी टाउनशिप व नई अनाज मंडी के व्यापारियों व आम नागरिकों ने अपनी विभिन्न मूलभूत सुविधाओं के अभाव को झेलते हुए अंततः मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को लिखित में अपनी शिकायत भेजी। अपनी शिकायत में उन्होंने पानी, बिजली, सड़क व सीवरेज इत्यादि की समस्याओं का उल्लेख किया और इनके शीघ्र समाधान की मांग की। वीडियो नंबर 6। मंडी टाउनशिप व नई अनाज मंडी में मूलभूत सुविधाओं को लेकर मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र में पानी, बिजली व सड़क की व्यवस्था का बुरा हाल है। यहाँ तक कि सीवरेज व्यवस्था भी बुरी तरह से ठप पड़ी है। उनका कहना था कि अनेकों बार वो संबंधित विभाग को सूचित कर चुके हैं, लेकिन अधिकारी वर्ग उनके समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसी विषय को लेकर उन्होंने हार थक कर मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है। यहाँ असुविधा नाम की चीज़ तो बताएं, क्या सुविधा नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये टाउन सेंटर का एरिया है, साथ में लगता मंडी टाउनशिप का एरिया है। इन दोनों एरिया में न तो कोई प्लेटफार्म है, न कोई सड़क है, न सीवर की ठीक है, सफाई व्यवस्था बिल्कुल ख़राब है। और इस पर न तो नगर परिषद ध्यान दे रही है, न मार्केट कमेटी ध्यान दे रही है।
तो महकमे से अनुरोध है कि इसको जल्दी से जल्दी दुरुस्त किया जाए। टाउन सेंटर और SPMT का प्रधान हूँ और यहाँ ना ही तो महकमे ने किसी प्रकार की सड़क या प्लेटफार्म या लाइटिंग की सुविधा या शिविर की सुविधा कोई आज तक बहाल की है। 20 साल हो गए इस मार्केट को बेचे हुए। दूसरे, प्रशासन जो है इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा और मैं प्रशासन को आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि समय रहते बहुत जल्द इसका सारे सुविधाओं का जो होगा नहीं सुचारू रूप से इनको करवाने का कार्य करे, नहीं तो हमें एक जनहित याचिका हाई कोर्ट में डालनी पड़ेगी और मुआवजे की मांग भी करनी पड़ेगी सरकार से। हम लोगों ने ब्याज भी दिया है, हम लोगों ने रकम भी दी है मोटी सरकार को, तब ये प्लॉट हमने खरीदे हैं और सुविधाओं के नाम पर बिल्कुल जो हो कि नहीं यहाँ नामो निशान जो हो कि नहीं सारे कामों का है, यहाँ कुछ भी सुविधा नहीं है। सेंटर के अंदर भाई साहब बहुत बुरा हाल है, गंदगी है सारी जगह, पानी की लाइन टूटी हुई है, सीवर की लाइन टूटी हुई है, कृपा करके इसको ठीक किया जाए। प्लेटफार्म है ही नहीं हमारे यहाँ पर, ना सड़क है ना रोड है, कोई भी सुविधा किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं हमारे को यहाँ पर। खबर लिखे जाने तक भिवानी में कोरोना महामारी के 73 नए केसेस मिलने व 113 संक्रमित मरीजों के ठीक होने के बाद भिवानी जिले में एक्टिव केसेस की संख्या 619 हो गई है। इस बारे में सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडिले ने बताया कि हमें और ज़्यादा सावधानी अपनाने की जरूरत है ताकि कोरोना महामारी को जड़मूल से खत्म किया जा सके। रविवार को खबर लिखे जाने तक तीसरी लहर के चलते भिवानी जिले में 73 नए केसेस मिलने के बाद एक्टिव केसेस की संख्या 619 हो गई है। हालांकि लगातार 100 से अधिक संक्रमित ठीक भी हो रहे हैं और 113 मरीज ठीक होने के बाद ये संख्या 619 तक पहुंची। स्वास्थ्य विभाग बार बार लोगों से अपील कर रहा है कि कोविड-19 के नियमों का पालन करना वो कतई न छोड़ें। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।